हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी में जो सिविल सर्विस का एग्ज़ामिनेशन होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन अथवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी होता है, उसमें से सी सेट का पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं 2024 का भी करवाने वाला हूँ। 2023 का कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दूं कि मैं दोनों में सेट ए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 लेक्चर में मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग करवाता हूँ, पूरा क्वेश्चन 4 लेक्चर में। तो इसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये चौथा और आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसको हम करने के बाद फिर मैं आपको 2022 का करवाऊँगा और आप इंश्योर हो जाओगे भाई। मैं आपको सी साइड में गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, सोचने का तरीका बदलते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते हो, तो आपका सी साइड कभी नहीं रुक सकता। आप मोर देन 100 मार्क्स तो आराम से लाओगे, केवल क्वांट एंड रीजनिंग के दम पर, जहाँ पर आप श्योरिटी बता सकते हो कि हाँ आप इतने नंबर ला रहे हो और डेफिनेटली आपका सी सेट अच्छे नंबर से निकलेगा, ठीक है। अगर आप सी सेट के अलावा सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट एग्जामिनेशन होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या और भी एग्जाम जिसमें बैंकिंग लाइक बैंकिंग रेलवे हो गया, इनकी तैयारी करें जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, भाई आप नो डाउट आंख बंद करके आप देखो और आपको फायदा मिलेगा, बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। बिकॉज सी साइड का लेवल जो होता है एक अच्छा लेवल होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप चैनल को सपोर्ट करो भाई। सपोर्ट कैसे करोगे, देखो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है भाई। उसके अलावा एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट मेंशन करके बताओ और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे पता चले कि वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये चीज़ें बताएं, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन दिया है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, कंसिडर द क्वेश्चन इन स्टेटमेंट। जो आपको दिया है, अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर, 3 आर्टिकल बाय करता पी क्यू आर फॉर 50 रुपीज़, मतलब तीनों की मिला के प्राइस 50 रुपीज़ दी है। द प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 16 रुपीज़ विच इज लीस्ट। अब देखो भाई, आपको जितनी चीज़ें दिया है केवल आप उतना ही सोचोगे, उसके अलावा फिर आप एक्स्ट्रा में जानकारी अपने से सोचोगे, ठीक है। जो चीज़ें नहीं दिया उसके बारे में आप एक्स्ट्रा में नहीं करोगे। देखो आपको क्या दिया है, यहाँ क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू 16 रुपीज़ दिया है विच इज़ लीस्ट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, आपको आर्टिकल पी की प्राइस पूछा है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट पहला दिया है, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर। स्टेटमेंट 2 दिया है, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी। अब देखो हम इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया है आर्टिकल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 50 रुपीज़। भाई आपको ये भी दे दिया कि क्यू की वैल्यू अगर 16 रुपये है, 16 रुपीज़, अब विच इज़ लीस्ट दिया है। इसका मतलब आप क्या कहोगे, पी प्लस आर की वैल्यू 50 माइनस क्यू यानी 16, तो ये हो जाएगा 34 रुपीज़। बताओ भाई, और लीस्ट ये है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 16 है, मतलब पी और आर की वैल्यू 16 से ज़्यादा होगी 16 से। समझ आया। द पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर 50 रुपीज़, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी क्यू आर इज पी आर्टिकल क्यू 16 विच इज़ लीस्ट। अब मुझे ये बताओ, कहीं ऐसा दिया है क्या कि पी अथवा आर की वैल्यू इंटीजर में होगी, 17 रुपये होगी या 18 रुपये होगी या 15 रुपये होगी या कुछ भी होगी, 15 नहीं होगी, बिकॉज आपको लिस्ट 16 रुपये दे दिया है। पर ऐसा बोला क्या, हो सकता है कि 16.5 रुपये की हो जाए, एक की 17.5 रुपये की हो जाए, ठीक है। ऐसा कहीं इंटीजर में तो नहीं बोला कि इनकी प्राइस पी क्यू आर की सबकी प्राइस इंटीजर में होगी, ठीक है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट दिया है, भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको समझो, बिकॉज यहीं से आपकी सोच डेवलप होती है, थॉट प्रोसेस यहीं से चालू होती है। पहला स्टेटमेंट में दिया है, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर, मतलब पी की कास्ट जो है मोर नहीं है, इसका मतलब या तो लेस होगी या इक्वल होगी आर से। समझ आया। पी की कॉस्ट या तो आर से कम होगी या तो बराबर होगी, पर ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इसकी या तो 17 रुपये दोनों की ले लो, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, या इसकी 16.5 रुपये ले लो, इसकी 17.5 रुपये ले लो। 16 से कम नहीं ले सकते, बिकॉज 16 रुपीज़ क्यू की लिस्ट बोल दिया है। तो ये भी संभव है, ये भी संभव है, और भी संभव है। हो सकता है कि इसकी 16.2 रुपीज़ ले लो, तो इसकी 17.8 रुपीज़ ले लो, बिकॉज दोनों का सम आपको 34 लाना है हर केस में।
और 16 रुपये से इसको कम नहीं लाना, ठीक है, समझ आया। 16 रुपये भी नहीं लाना बिकॉज इसकी लिस्ट बोल दिया है। तो क्या आप इस वाले से एक से आप ये बता सकते हो कि पी की प्राइस क्या है? भाई नहीं बता सकते इससे। सेम चीज़ें क्यू के लिए सेकंड स्टेटमेंट में भी बोला है, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी। आर की कॉस्ट नॉट मोर देन पी, यानी मोर नहीं है मतलब लेस देन आर इज इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ पर P लेस देन आर इक्वल्स टू आर बोला था, यहाँ पर R लेस देन आर इक्वल्स टू P। तो सेम ये जितने पॉसिबिलिटी आप यहाँ लगा रहे हो वही पॉसिबिलिटी आप यहाँ भी लगा सकते हो। या तो 17 ले सकते हो दोनों के लिए भाई, या तो इसकी 16.5 ले लो, इसकी 17.5 ले लो, या इसकी 16.1 ले लो, इसकी 17.9 ले लो। बताओ, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो क्या आप इससे आंसर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो, जब आप पहले और दूसरे दोनों को आप साथ में कंसीडर करते हो तो P लेस देन आर और P आर लेस देन इक्वल्स टू P और P लेस देन आर इक्वल्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि P कम नहीं हो सकता R से, और यहाँ पर अगर लेस लेते हो तो R लेस नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक ही की बात हो रही। इन दोनों का मतलब ये निकलेगा कि R इज इक्वल टू P होगा। बताओ भाई, और ये जब दोनों P होगा दैट मीन्स कि यहाँ से दोनों की वैल्यू 17 निकल जाएगी, 17 रुपये, ठीक है। अब जब ऐसी वैल्यू P की निकल गई तो क्या आप बता सकते हो कि P की प्राइस क्या है? तो ऑफकोर्स बता सकते हो, P की वैल्यू 17 हो गई। कब? जब दोनों को आपने मर्ज किया, दोनों स्टेटमेंट को। तो ध्यान रहे, इसका आंसर आप कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलॉन, ठीक है। देखो, कुछ लोग इसका आंसर ये वाला बी देते होंगे बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलॉन। भाई आप नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? उसकी वजह समझो। वजह ये है कि आपको ये तो नहीं बोला कि पी क्यू को तो चलो लिस्ट बोल दिया, ये मान लेता हूँ मैं, इसको लिस्ट बोल दिया ये मान लेता हूँ, पर ये तो नहीं बोलना कि पी और आर की दोनों की वैल्यू जो बची है वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर तो नहीं बोला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में, आप जाते हो खरीदते हो तो क्या हर पता है कि बस वो इंटीजर की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें महंगी महंगी करोड़ों में या लाखों में तो नहीं दी है, तो आप ये कैसे मान सकते हो बिना बोले कि वो इंटीजर में ही होगी, ठीक है। तो ये सारी ऐसी वैल्यू पॉसिबल हैं, समझ आया। बट जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, इन दोनों स्टेटमेंट को, तब आप यहाँ से कंक्लूजन निकालोगे कि आर इज इक्वल टू पी अथवा पी इक्वल टू आर, तो आपका आंसर सी होगा मेरे रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। देखो, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एज स्टेटमेंट पी क्यू आर एस अपीयर्ड इन अ टेस्ट। पी क्यू आर एस 4 बंदे हैं जो इस टेस्ट में अपीयर्ड होते हैं। क्वेश्चन बोला है हैज़ पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू। क्या पी क्यू से ज़्यादा मार्क्स पाता है? ये आप बता सकते हो क्या? बताना मतलब या तो आप कहोगे कि हाँ पाता है, या कहोगे कि नहीं नहीं पाता, दो में से एक ही कुछ होगा। जो भी आप क्लियरली बोल पाओ कि हाँ पा रहा है या नहीं पा रहा, क्या आप बता सकते हो? स्टेटमेंट देखते हैं पहला, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय, किसका किसका दिया है? सम ऑफ द मार्क स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मार्क स्कोर्ड बाय आर एंड एस। पहले वाले में दिया है सम ऑफ द मार्क स्कोर बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू द मार्क स्कोर बाय आर एंड एस। क्या इस वाले स्टेटमेंट से आप बता सकते हो कि पी क्यू से ज़्यादा है? भाई नहीं बता सकते, पी क्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इससे अकेले नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ द मार्क स्कोर बाय पी एंड एस इज मोर देन सम ऑफ द मार्क स्कोर बाय क्यू एंड आर। पी एंड एस का मार्क्स मोर देन मार्क स्कोर बाय क्यू एंड आर। बताओ भाई, क्या आप यहाँ से ये बता, ये दोनों मिला के इस दोनों से ज़्यादा है, तो क्या आप यहाँ से क्लियरली कह सकते हो कि पी क्यू से ज़्यादा है या पी क्यू से कम है? भाई मान लो इन दोनों की वैल्यू सपोज मैं 15 मान लेता हूँ, इन दोनों की वैल्यू लेट से कि मैं 12 मान लेता हूँ, इन दोनों की मिला के, बिकॉज ये दोनों मिला के इन दोनों से कम है। तो किसी एक के बारे में तो आप क्लियरली नहीं बता सकते ना कि वो उससे ज़्यादा है या कम है। मान लो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं पी की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूँ 7, क्यू की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ, तो 7, अब ये 15 लिया हूँ तो ये 8 हो जाएगा, और अगर एक को मैं 8 ले लिया तो 8 4 लेना पड़ेगा मुझे 12। तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि P ग्रेटर देन Q हो गया। मान लो मैं इसको 7 ही रखता हूँ, इसको 8 रखता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसको 8 ले लेता हूँ, तो इस वाले केस में क्या हो गया कि P क्या हो गया भाई? अच्छा, यहाँ पर P लेस देन R था,
P यहाँ पर ग्रेटर देन Q है और यहाँ पर P लेस देन R Q है। तो ऐसे बहुत सारे केस संभव हैं, तो आप इस वाले से भी क्लियरली नहीं बता सकते। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या हम दोनों को कंबाइन करके निकाल सकते हैं आंसर। देखो, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो मान लो कि मैं P को यहाँ से किसी को रिप्लेस करता हूँ, भाई R को मैं रिप्लेस करता हूँ सपोज, तो मैं यहाँ से R की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू, इस वाले से मैं देखो R की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं P प्लस Q और माइनस S, और जब S की वैल्यू आप निकालोगे तो P प्लस Q और माइनस R। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो भाई मैं लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर P प्लस S, P प्लस ये S मैं सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, S की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ। देखो चलो S को ऐसे ही रख देता हूँ, ये ग्रेटर देन, तो मैं ग्रेटर लगा दिया। Q प्लस R, ये रहा Q प्लस R, R की वैल्यू मैं इस वाले पार्ट से उठा के रख रहा हूँ, तो ये रहा P प्लस Q और माइनस S। जब S इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, P कट जाएगा, तो S इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2S ग्रेटर देन Q प्लस Q, 2Q। आप यहाँ से कह सकते हो कि S ग्रेटर देन Q। ठीक है, परंतु क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि P ग्रेटर देन Q अथवा P लेस देन Q, P Q से बड़ा है अथवा P Q से छोटा है, नहीं कह सकते। ऐसे सेम केस में जब आप R की जगह S पुट कर मतलब S की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो उसमें आप यही फाइंड करोगे रिलेशन, तो P प्लस S, अब S की जगह में P प्लस Q और माइनस R रख रहा हूँ, और ये रहा ग्रेटर का साइन Q प्लस R। अब देखो ये रहा Q और ये रहा Q कट जाएगा, P प्लस P 2P, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर, ये R उधर जाएगा तो R प्लस में हो जाएगा तो 2R। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि P ग्रेटर देन R। भाई आप सोचो, आपको ये चीज़ें दिया है तो आपको ये बोल रहा है कि P जो है R से ग्रेटर है और ये Q जो है S से छोटा है, ये कह रहा है, पर आप P और Q में कोई रिश्ता नहीं निकाल पा रहे हो ना। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? तो आप दोनों को कंबाइन करके भी आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब यू कैनॉट आंसर बाय इवन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब आप दोनों को कंबाइन करके निकालते तो यहाँ पर आंसर आप सी ठीक करते, बट इस केस में आप दोनों को जोड़ के भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। समझ आ रहा ना? चलो, आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 73। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वाले पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले कई सारे क्वेश्चन मिले हैं। द क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। द एज ऑफ ईच P and Q इज लेस देन 100 ईयर। दोनों की एज P and Q, दो बंदे हैं, तो P and Q की लेस देन 100 ईयर है ईच की, दोनों की, बट मोर देन 10 ईयर। तो भाई मैं इसको मोर देन 10 ईयर लिख देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ P, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ Q। डिजिट का मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों की एज 2 डिजिट की है, और यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि P और Q दोनों की एज 100 से कम है, मतलब 2 डिजिट, 10 से ज़्यादा है मतलब 2 डिजिट। तो लेट से मैं मान लेता हूँ कि अगर P की वैल्यू मैं x और y मानता हूँ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, y एंड x, यही बोला है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ एज ऑफ P की x y एज मान लिया है, तो अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज करते हो तो Q की वैल्यू आ जाएगी उल्टा। ठीक, ये हो गया। और आप जानते हो कि एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो, 10x प्लस वाई, और बाई एक्स को 10y प्लस एक्स, बिकॉज जो यूनिट पर होती है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हो, जो टेंस पर डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, जो 100 प्लेस पर होती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई, जो 1000 प्लेस पर होती है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेम चीज़ें मैं लिखा हूँ यहाँ पर। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दियर एज, भाई उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, उनकी एज का डिफरेंस जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है। देखो ये क्यों नहीं है, क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई माइनस बाई एक्स, डिफरेंस पूछा तो बड़े में से छोटे को घटाना है, इसका मतलब कि 10x प्लस बाई और माइनस 10y प्लस एक्स। देखो अब मुझे ये नहीं पता कि एक्स वाई बड़ा है कि बाई एक्स बड़ा है, जो भी बड़ा है हमें नहीं पता, मैं तो डिफरेंस ले रहा हूँ, जो भी बड़ा होगा उसको हम लिखेंगे। तो
कुल मिला के यहाँ 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x, और ये बाई प्लस है, माइनस का 10y तो माइनस वाई हो जाएगा 9 के साथ, तो ये 9 कॉमन ले लिया तो इतना आ जाएगा। ये अपने को फाइंड करना है, बताओ भाई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट दिया है द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन एज ऑफ q। पहले में बोला है कि p ग्रेटर देन q है। ठीक है, तो क्या इससे आप उनकी एज का डिफरेंस बता सकते हो? नहीं बता सकते, बिकॉज आपने चलो p की वैल्यू एक्स बाई मान ली, q की वैल्यू बाई एक्स मान ली, तो आपने x बाई में से बाई एक्स माइनस कर दिया, तो कुल मिला के आपके पास ये आया ना। पर इसका मतलब आप ये थोड़ी बता सकते हो भाई, बिकॉज आपके पास x और y की वैल्यू नहीं पता है। हो सकता है कि x और y की वैल्यू मान लो लेट से कि सपोज 1 7 हो जाए, या 2 7 हो जाए, या 2 5 हो जाए, या 2 6 हो जाए, तो इसका उल्टा 71 हो जाएगा, इसका 72 हो जाएगा, इसका 52 हो जाएगा, इसका 62 हो जाएगा, 36 का 63 हो जाएगा, कुछ भी संभव है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें संभव है, तो आप ये नहीं बता सकते। ठीक है, सेकेंड, द सम ऑफ दियर एज इज 11/6 टाइम्स दियर डिफरेंस। भाई सम क्या होता है? 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। जैसे आपने निकाला डिफरेंस निकाला तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई हुआ, ऐसे ही सम जो होता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, इज इक्वल टू 11/6 इंटू 11/6 टाइम्स दियर डिफरेंस, डिफरेंस इंटू 9 इंटू एक्स माइनस वाई। बताओ, अब x माइनस वाई लिखो, बाई माइनस एक्स जो भी है, हम x माइनस वाई लिख रहे हैं, अब बाई माइनस एक्स लगोगे तब भी वही चीज़ आएगी। देखो ये 11 से ये 11 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 3 जा और 3 2 जा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x और माइनस का 3y। 3x बड़ा है तो 2x को इधर ले जाओगे तो बचेगा x इज इक्वल टू 3y को लेफ्ट में लाओगे तो ये 3y प्लस 2y 5y। आप यहाँ से x अपान जब y निकालोगे तो भाई क्या आएगा? 5/1। बताओ, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो, इस बात से आप डिफरेंस तो निकाल सकते हो ना। क्यों निकाल सकते हो? ये हम केवल अभी पहले स्टेटमेंट को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, केवल हम सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, पहले को हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। अब देखो, आप कहोगे कैसे भाई, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। मान लो आपने p की वैल्यू को यहाँ से लेट से कि p की वैल्यू को जो भी माना है आपने, सपोज देखो समझना थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि p बड़ा है कि q बड़ा है, अभी तो हम पहले को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि p को x y अगर माना है तो ये भाई 5 1 हो जाएगा, और तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 5 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस आपको लेना है ना। वो ये नहीं बोला कि ना कि छोटे में से बड़े को माइनस करना है, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा होता है। अगर p की वैल्यू मान लो, चलो p की वैल्यू अगर बाई एक्स मानते हो तो 15 और ये 51 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस तो दोनों केस में, इन दोनों का डिफरेंस 36 ही आएगा ना। डिफरेंस तो दोनों केस में 36 आएगा, माइनस 36 तो नहीं आएगा, बिकॉज डिफरेंस लेना है हमें। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब तक कि वो क्लियरली ना बोले डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। तो सेकंड से हम स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं ना। हम बता सकते हैं उनके डिफरेंस ऑफ देयर एज क्या है, और पहले से नहीं निकाल सकते, सेकंड से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया क्या? मैं जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको, अगर लगे तो यहाँ से जो सम इज इक्वल टू 11/6 इंटू एक्स माइनस वाई लिया, तो उस केस में क्या आ जाएगा? जब आप उसको एक्स माइनस वाई की जगह बाई माइनस एक्स लोगे तो एक्स अपान जो बाई 5/1 आया है, एक्स 5 आया बाई 1 आया, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, एक्स 1 आ जाएगा बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर भी वही आएगा कि आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना, बिकॉज आपको डिफरेंस लेना है। तो 15 और 51 15 का डिफरेंस आप 36 ही आएगा, चाहे आप जो करो। ठीक है, तो आप केवल एक से आंसर निकाल सकते हो, दूसरे से नहीं निकाल सकते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 74 रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड थोड़ा सा है। अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलो बाय 4 स्टेटमेंट लेवल PQRS। ये दिया है PQRS। ठीक है, चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाई द सेकेंड स्टेटमेंट। यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दिया है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो बोल रहा है कि चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाई द सेकेंड स्टेटमेंट। मतलब पहला स्टेटमेंट लेट से कि मान लो मैं SP लेता हूँ, तो
एस पी कहने का मतलब कि एस इम्प्लाइज दैट पी, ठीक है। एंड टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। भाई मेन स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रदीप बिकम आइदर अ डॉक्टर, आई एम सॉरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा, ठीक है। मतलब दो में से एक तो बनना ही है, या तो दोनों बन जाए। अब कोई डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो प्रोड्यूसर भी होते हैं, कोई प्रोड्यूसर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टर भी होते हैं, बट ऐसा रेयर होता है। मतलब चलो मैं ये रियल लाइफ की बातें छोड़ता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ या तो डायरेक्टर बन जाए या प्रोड्यूसर बन जाए, या फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों बन जाए। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। मतलब कम से कम एक तो उसको बनना ही है। अब देखो यहाँ से जो भी दिया, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। पहला स्टेटमेंट का मतलब ये देखो यही दिया था यहाँ से, द फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाई द सेकेंड। मतलब पहले आप जैसे एस पी पढ़ रहे हो तो पहले एस देन पी। देखो एस पी पढ़ते हैं, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, फिर पी। प्रदीप अगर प्रोड्यूसर नहीं है इसका मतलब प्रदीप इज अ डायरेक्टर। तो ये सही है बात कि अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर तो होना डेफिनेटली है, बिकॉज वो बोला ही है कि भाई आइदर या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा। तो प्रदीप अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर बनना तो उसका कन्फर्म है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब एस पी। एस पी के अलावा और क्या बचा, आर क्यू। तो आर क्यू मतलब प्रदीप अगर डायरेक्टर नहीं है तो प्रदीप प्रोड्यूसर डेफिनेटली बनेगा। मतलब ये इसको फॉलो कर रहा फिर से, प्रदीप अगर डायरेक्टर नहीं है तो प्रदीप का प्रोड्यूसर बनना कन्फर्म है, बिकॉज दो में से एक तो उसको बनना ही है। अगर ये नहीं है तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। समझ आया? यहाँ पी स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मतलब है। मतलब ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है भाई। तो आपका स्टेटमेंट सी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, एस पी एंड आर क्यू दोनों। ठीक है भाई, समझ में आया ना? चलो अगला सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी। मतलब प्लस जो है माइनस को शो कर रहा है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस मीन्स इंटू, माइनस जो है उसका मतलब इंटू है, इंटू मीन्स डिवाइड, ए इंटू बी मीन्स डिवाइड। तो इंटू जहाँ है वहाँ पर आपको डिवाइड लिखना है, करना है। एंड ए प्लस सॉरी ये डिवाइड है, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स ये प्लस। मतलब जहाँ जहाँ ये साइन आता है उसकी जगह ये करना है आपको, आगे वाला प्लस आ रहा है तो माइनस, माइनस आ रहा है तो इंटू, इंटू आ रहा है तो डिवीजन, डिवीजन आ रहा है तो मल्टीप्लाई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। भाई कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। जहाँ जहाँ ये आ रहा है उसकी जगह ये अपोजिट वाले साइन जो भी दिया है वो कर दो आप। देखो 10, ये रहा +30, ये रहा -100 इंटू 50 और प्लस का 25, प्लस है डिवीजन है, अच्छा डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 25। क्वेश्चन मार्क मतलब वैल्यू फाइंड करें। देखो ये मैं 10 लिख रहा हूँ अपनी जगह, जो जैसी जगह है वो वहीं रखना है। ये देखो प्लस है तो प्लस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस। तो ये -30 को मैं ऐसे ही लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस की जगह मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ये। फिर ये 100 तो ऐसे ही लिख दिया। भाई इंटू है तो इंटू की जगह मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवाइडेड बाई ने भाग देना है 50 का। फिर ये डिवीजन है तो डिवीजन की जगह मुझे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने एक तरीका देखा होगा, ओड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन ऑफ है तो आपको, फिर डिवीजन को सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को सॉल्व करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये नियम होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन है, तो डिवीजन मतलब इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे, ये डिवीजन। तो ये हालांकि आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, बट मैं आपको ये रूल समझाना चाहता हूँ। 10 माइनस ये 30 इंटू को अभी अपनी जगह ही रखो। इसको जब दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से 100 में से 50 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर देखो डिवीज़न था, माइनस था, माइनस का मतलब इंटू किया, और डिवीज़न कुछ गलत हो रहा है क्या साइन? अच्छा ये दिया है यहाँ पर डिवीज़न मीन्स प्लस दिया है, तो ये डिवीज़न का मतलब ये प्लस था। मैं इसको कर देता हूँ, ये वाला प्लस था। डिवीज़न मीन्स ये प्लस दिया था, तो भाई यहाँ डिवीज़न कहाँ दिया था, देखो ये डिवीज़न दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस होगा साइन। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से देखो 100 डिवाइडेड बाई 52 आ गया और प्लस का 25।
अब ब्रैकेट डिवीजन तो सॉल्व हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आएगा, तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 30 इंटू 2 दैट इज 60 हो जाएगा, और प्लस का 25। अब ये वाला प्लस ये प्लस इन दोनों को जोड़ दो तो ये 35 और माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, अब देखो एक्चुअली अपने को समझना है, बस ये तो मैं रूल समझा दिया आपको। यहाँ से समझना है कि पहले जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 आएगा, फिर 2 के बाद आपको मल्टीप्लाई ही अगला सॉल्व करना होता है ना, तो 30 इंटू 2 डायरेक्ट आप माइनस का 60 लिखो, और ये 10 और 25 इनको जोड़ोगे तो ये 35, बस आपका आंसर आ गया यहीं से माइनस 25। तो ये तो मैं समझा दिया कि भाई तरीका एक एक स्टेप करने का होता है, पर आपको पता है ना किसके बाद अगर यही करोगे तो फिर क्यों 4 स्टेप लिखो, एक ही स्टेप में करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 76, इफ P means greater than, Q means less than, R means not greater than, S means not less than, and T means equal, then consider the following। देखो अपने को जो भी दिया है, देखो हम ये लिख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट दिया है, बताना है पहला स्टेटमेंट दूसरा कौन सा करेक्ट है। 2x s दिया है, s का मतलब कहाँ दिया है, देखो s मीन्स नॉट लेस देन, अगर लेस नहीं है भाई तो क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ये 3 के, एंड 3x t मीन्स इक्वल 4z, देन आपको फाइंड करना 9 बाई p मीन्स ग्रेटर देन 9 बाई ग्रेटर देन 8z, आपको ये बताना है। भाई चेक कर लो कि जो दिया है जो बोल रखा है वो सही है। भाई चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करोगे। 2x ग्रेटर देन 3y, यहाँ पर हमें दिया है 3x दिया है, समझ आया। तो मैं यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैं यहाँ से कितना हो गया 6x, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी 3 का, बिकॉज एक साइड मल्टीप्लाई करूँगा जिस नंबर का तो दूसरी साइड में वही नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मैं पहले से लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये 6x ग्रेटर देन 9 बाई, ऐसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है। समझ में आया ना भाई। देखो एक एक चीज़ें मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। 3 2 जा 6x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ये 9 बाई, ठीक है, और ये 6x बराबर 4z है, तो 6x बराबर 8z हो जाएगा, तो ये आप 8z लिख सकते हो। मीन्स अगर मैं इसी को रफ करके फिर से लिखूं जगह बना के, तो 6x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9 बाई और 6x इज इक्वल टू 8z, ये। अब बताओ 9 बाई क्या ग्रेटर देन 9 बाई ये रहा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, इन दोनों को, तो 9 बाई क्या ग्रेटर देन 8z है क्या, भाई उल्टा हो गया ना, ये तो ग्रेटर नहीं है बल्कि लेस देन आर इक्वल्स टू। अगर इस चीज़ को आप अलग से करते हो तो 9 बाई लेस देन आर इक्वल्स टू 8z होगा, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह आप इसको रख सकते हो, 8z को रख सकते हो, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9 बाई अथवा 9 बाई लेस देन आर इक्वल्स टू 8z। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया ना। ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं, क्या दिया है दूसरा। x q मीन्स लेस देन, तो x लेस देन 2 बाई एंड बाई r मीन्स नॉट ग्रेटर। अब अगर ग्रेटर नहीं है तो यह तो लेस होगा या इक्वल होगा। फिर आगे क्या दिया z, तो आपको चेक करना है कि x r मीन्स x r का मतलब वही है, नॉट ग्रेटर मतलब कि लेस देन आर इक्वल्स टू जेड। ठीक है, ये आपको बताना है, समझ आया। चेक करते हैं भाई। देखो यहाँ पर मुझे बाई है तो मुझे यहाँ बाई बनाना पड़ेगा, तो क्या मैं x/2 लिख दूँ लेस देन बाई, और बाई जो लेस देन आर इक्वल्स टू जेड है। बताओ भाई, तो क्या आप जब बाई को हटाओगे, देखो ऐसी चीज़ों में आप क्या कह सकते हो, हमें मतलब जैसे इन दोनों को कंपेयर करके हमने ये बना लिया, हमें बताना है कि x लेस देन आर इक्वल्स टू जेड है क्या। भाई x का आधा जब
यहाँ से देखो, अगर जेड ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर इससे है और ये ज़्यादा है, तो इन दोनों को अगर एक्स और जेड में रिलेशन निकालोगे तो एक्स अपॉन टू लेस देन जेड कहोगे आप। इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से जब भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर, एक भी ग्रेटर आ गया तो ग्रेटर ही होता है, एक भी लेस आ गया तो लेस ही होता है, पर लेस और ग्रेटर अपोजिट साइन नहीं आनी चाहिए। तो ये आ गया। अब अगर एक्स का आधा जेड से छोटा है, तो अगर मान लो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड, तो ये एक्स हो जाएगा। तो क्या आप ये कह पाओगे कि एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 2z होगा? भाई एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जेड है, 2z आप नहीं कह सकते ना। तो ये भी स्टेटमेंट मतलब हो भी सकता है, ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसको रॉन्ग ही मानते हैं। मैं आपको ये चीज़ें बहुत जगह बता चुका हूँ, बिकॉज आप सेलॉक्स के जब क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पर भी जब भी पॉसिबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर बात करूँ तो जैसे आप पॉसिबिलिटी बनाते थे PQR वाला क्वेश्चन, तो उसमें देखते थे कि P की वैल्यू अगर मान लो 16 दिया है तो Q की वैल्यू, ये Q की वैल्यू दिया था, तो P की वैल्यू और R की वैल्यू 17 भी हो सकती है, और हो सकता है कि 16.5 और 17.5 भी हो सकती है। तो ये संभव है, पर उसके साथ साथ ये संभव के साथ साथ ये भी संभव है ना, ये भी। तो आप फिर गलत मानोगे, बिकॉज कान डिटरमाइन आंसर होगा, और कान डिटरमाइन में आप उसको गलत ही मानते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। In a certain code ABCD is written as 24, EFGH is written as 1680, then find IJKL। मुझे क्या दिया देखो, ABCD की वैल्यू आपको दिया है 24। भाई ए की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4। अगर मैं ABCD अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बात करूँ तो मैं अगर इनको कुछ मान लो जोड़ता हूँ, 1 + 2 3 और 3 6 और ये 4 10, तो 10 को मैं किसी तरीके से 24 ला सकता हूँ क्या? कोई ऐसा तरीका बताओ जहाँ से आ सकता हो। तो मुझे तो कोई तरीका नहीं लग रहा। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तब भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर। ये 16 अकेले हो जाएगा, ये 9 16 9 25, और ये 4 + 1 25 और 5 30 हो जाएगा, फिर भी 24 नहीं हो रहा है। अगर आपके दिमाग जा रहे हैं तो मुझे एक चीज़ लग रही है कि भाई ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है। फैक्टोरियल 4 का मतलब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 4 3 12 दूनी 24 और 1 कम 24, तब ये 24 आ रहा है। मतलब इनकी जो करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 24 मिल रहा है। अगर ये चीज़ करेक्ट है, ये तरीका करेक्ट लगा रहा है अगर एग्जामिनर, तो एक और दिया है EFGH, उसको भी उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 1680। चेक कर लेते हैं भाई। EFGH, ई की वैल्यू 5 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, G की वैल्यू 7 होती है, H की वैल्यू 8 होती है। 5 छक्का 30 और गुणे 8 7 56, ये 0 तो आएगा ही सही। 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, 1680 और 1680 ही दिया है। मतलब यही वाला अप्रोच वो करेक्ट से मान रहा है। देखो अप्रोच और भी हो सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन से अप्रोच को सही मान रहा है, तो उसी को आपको मानना होगा। चेक करना होगा कि एग्जामिनर कौन, बिकॉज हमें तो पता नहीं है ना कि एग्जामिनर कौन सा अप्रोच करेक्ट मान रहा है। वो तो बहुत सारे अप्रोच हैं, उनमें से कोई सा भी एक करेक्ट कर सकता है, बट जो अगर वो मान रहा होगा सही, वो अप्रोच सभी में बैठेगा वहाँ पर उस सवाल में। ठीक, अब हमसे जो पूछा है, हमसे IJKL पूछा है, IJKL पूछा है। आई की वैल्यू कितनी होती है? 9, जे की वैल्यू 10, के की वैल्यू 11 एंड एल की वैल्यू 12। ये हो गया 90 इंटू 11 इंटू 12 132 होता है, 12 दाम 120, 12 कम 12, तो लास्ट में तो 0 आएगा। 9 दूनी 18 आएगा, कैरी 1, 9 3 27 1 28 कैरी 2 और 9 1 कम 9 2 11, 1188 कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए 1188 ऑप्शन ए अहमदाबाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो समझ में आया तो बताओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड, कोई पर्टिकुलर कोड दिया रीजनिंग का, POT इज रिटन एज ATOP,
TRAP is written as APART. How is arena ARENA written as in the code? बताओ भाई। देखो मुझे एक चीज अगर समझ में आ रही है जो मुझे पहली नजर में ही दिख गई, POT अगर जो लिखा है तो इसको लेफ्ट साइड से जो लिखा है उसको राइट साइड से पढ़ो तो POT, उसमें एक ए जो है वो एक्स्ट्रा में जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे ये लिखा था POT लिखा था तो इसको उल्टा लिखा POT और उसमें एक एक्स्ट्रा में ए जोड़ दिया है। ठीक है, TRAP लिखा था, देखो TRAP लिखा था तो इसको उल्टा लिख दिया TRAP और एक ए एक्स्ट्रा में जोड़ दिया। देखो TRAP एक ए एक्स्ट्रा में जोड़ दिया, तो हमें अरेना बताना है, तो यही फंडा हम अरेना में लगा देंगे। देखो ARENA और एक ए हम एक्स्ट्रा में लगाएंगे, तो इधर से आप पढ़ लो AR नहीं गलत, AE गलत, RA गलत, ARENA फिर एक एक्स्ट्रा में लगा दिया, दैट मीन्स कि यही हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी फॉर डेली। ठीक है, बताओ भाई समझ में आया? अच्छा अभी 2 क्वेश्चन और हैं इसके, मुझे लगा खत्म हो गया। 79th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार मार्क इन द सीक्वेंस दिस मच? भाई देख लेते हैं, सीरीज है, सीरीज आप मैं समझाया हूँ। देखो हर बार एक क्वेश्चन कभी मिसिंग नंबर से आता है, कभी रॉन्ग नंबर से आता है, एक सीरीज का क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, तो बेहतर है, मैं सारे वीडियो बनाया हूँ भाई आपको, इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल पर जाओ, सर्च करो जो आपको चाहिए, या सीरीज टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें आपको चाहिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए, तो आप जाके देखो समझो, मज़ा आ जाएगा, बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये दिया 3, 14, 39, 84, ये हमें नहीं दिया है, और ये दिया 258। हमें पता करना कि यहाँ पर क्या होगा। कैसे पता करेंगे भाई? कोई ना कोई अप्रोच लगेगा, हम कोई अलग से तो बनाएंगे नहीं। देखो यहाँ से अगर देखते हैं तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है भाई? 11। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गए 5 और ये 25। इन दोनों का डिफरेंस तो इधर से हो जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा तो 45। हमें इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, और इन दोनों का जब यही नहीं पता तो कहाँ से पता चलेगा? कुछ ना कुछ हमें अप्रोच जरूर मिलेगा, मतलब हिंट। 11 में से आप जाओगे 25 तो कितना बढ़ रहा भाई? 14। यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना बढ़ेगा भाई? तो 20 बढ़ा। इधर से इधर मुझे नहीं पता, इधर से इधर मुझे नहीं पता, इधर से इधर मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस क्या होता है? कहीं ना कहीं जाके वो सेम होगा। अब यहाँ से देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस 6 है, समझ आया? अब कोई यहाँ और डिफरेंस तो नहीं ले पाओगे, इसका मतलब इधर भी डिफरेंस 6 रहा होगा। जब ये डिफरेंस 6 होगा, जैसे ये देखो डिफरेंस 6 आया, तो इसको इन दोनों को जोड़ोगे तो 14, 26, तो 20 आपने यहाँ लिखा, 20 और 6 26, तो 26 आप यहाँ रखोगे। इन दोनों का भी डिफरेंस 6 आएगा, तो 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। इधर भी 6 आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस, ये वाली लाइन का डिफरेंस सेम है। आप कहोगे कहाँ दिया है कि सेम है? भाई ऐसा ही होता है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, तभी आगे जाके सीरीज क्लोज किया है। अब देखो 20, 6, 26 तो आपने यहाँ जोड़ा। अब यहाँ से जैसे कि 14, 26 तो आपने ये जोड़ा, 11 और 14 25, ये 25 और 20 45, तो सेम चीज़ें जब 20, 6, 26 तो ये जोड़ा, तो 45 और 26 कितना होगा भाई? 4, 2, 6 और 10, तो ये 71 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 26, 6, 32, 32, 6, 38, तो आप यहाँ रखोगे, आगे की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम कंफर्म करने के लिए निकालेंगे। अब जब देखो 39 और 45 को जोड़ोगे तो ये वाला नंबर आया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8, 7, 15, 100 और 4, 1, 5, 155। क्या हम आगे चेक करते हैं, अगर ये इधर से भी आ जाए तो ठीक हो। देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ आएगा नंबर, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 7 और 3 10 और 103, तो ये 103 होगा। समझ आया? ये वाला 256 नहीं 258 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा 103 आ गया। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। इन दोनों को जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ो तो आपने ये आया। अब अगर ये वाला करेक्ट है, अगर 155 करेक्ट है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आना चाहिए। तो 155 और 103 जोड़ोगे तो भाई ये 258 आ रहा है। देखो 155 और 103 जोड़ोगे
तो 5 3 8 5 और 2 258 आ रहा है, जो कि ये है। दैट मीन्स कि हमारा यही वाला करेक्ट होगा, मिसिंग टर्म जो था। तो क्या है 155, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? बताओ। चले अगले क्वेश्चन पर। ये 80th क्वेश्चन लास्ट है, देख लेते हैं। इन अ सम कोड लेटर पी क्यू आर एस टी रिप्रेजेंट द नंबर 4 5 10 12 15, इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट द विच नंबर। देखो पी क्यू आर एस टी 5 लेटर दिए, 5 नंबर दिए हैं, तो इन्हीं में से पांचों में से कोई ना कोई नंबर है, बट ये क्लियर नहीं है, रेस्पेक्टिवली नहीं बोला कि पी की वैल्यू 4 है कि पी की वैल्यू 5 है कि क्यू की वैल्यू। हाँ, कोई एक ही को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ q माइनस एस इज इक्वल टू 2s, भाई दिया है q माइनस एस इज इक्वल टू 2s, यही दिया है q माइनस एस इज इक्वल टू 2s एंड, और क्या दिया है, t इज इक्वल टू r प्लस s प्लस 3। बताओ भाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। भाई जो दिया है हम उसी से काम करेंगे ना, हम कुछ एक्स्ट्रा में तो नहीं लाएंगे। देखो ये दिया है q माइनस 2s, तो क्या आप कह सकते हो कि q इज इक्वल टू एस को उधर ले जाओगे तो ये 3s हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से ये कह सकते हो कि q अपान एस, एस को नीचे लाओगे तो ये 3/1 होगा, 3:1। अब भाई मुझे यहाँ से देखो 3:1 किन दो नंबर्स का मिल रहा है, 4 और 12 को लोगे तो 3:1 मिलेगा, 5 और 15 को लोगे तब भी वही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 12 और 4 भी हो सकती है एंड 15 और 5 भी हो सकती है। बताओ भाई, क्यू की वैल्यू 3 तो हो नहीं सकती, क्यू की वैल्यू 12 होगी तो ये एस की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 15 होगी तो एस की वैल्यू 5 हो जाएगी करस्पॉन्डिंग। आप समझ पा रहे हो ना? अब देखते हैं, देखो आगे। ये एक कंडीशन और दिया है, एक कंडीशन तो ये दिया था उससे हमने ये निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन ये दिया है, देखो s की वैल्यू ये 3 है तो 3 ही रहेगा। अब मान लो s की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, सपोज s की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ, तो 4 प्लस 3 4 3 7 हो गया। अब r की वैल्यू इन्हीं में से, किस में से भाई, 4 5 10 12 15, इन्हीं में से आपको चूज करना है। और सबकी वैल्यू डिफरेंट है, कोई एक वैल्यू ऐसा नहीं करोगे कि p और r दोनों की वैल्यू मान लो लेट से 5 5 ले लिया, ऐसा तो नहीं है, सबकी अलग अलग वैल्यू है। ठीक, s की वैल्यू अगर आपने 4 लिया तो q की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो r की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए कि इन तीनों को जोड़ने पर एक वैल्यू इन्हीं में से मिले। तो भाई 4 3 7 ये हो गया। अब 7 में मान लो कि मैं 5 जोड़ता हूँ, तो 7 5 12, तो 12 हमारे पास है। मान लो इसकी वैल्यू में 5 लेता हूँ तो ये 12। भाई यहाँ से अगर s की वैल्यू आप 4 ले रहे हो तो q की वैल्यू 12 पहले से ही हो चुकी है, आप ले चुके हो, तो फिर t की वैल्यू 12 कहाँ से होगी, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसकी, ये तो 3 ही है, ये अगर 4 मान लो यही वाला लेते हो, इसकी जगह कुछ और ऐड करो। भाई 4 और 3 7 हो गया, मान लो 5 की जगह नहीं लेते, 4 तो पहले से ही आ चुका है, तो 4 3 7, उसमें अगर मान लो 10 जोड़ते हो, तो भाई जब 10 अगर मान लो यहाँ 10 रख देते हो तो 10 4 14 3 17, 17 तो है ही नहीं यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता 4 और 12 का। इसको लेते हैं। एस की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो तो क्यू की वैल्यू 15 हो जाएगी, ये वाला 3 तो दिया ही है, तो 5 3 8। अब यहाँ क्या रखो कि ये टी आ जाए, तो 8 में बताओ, तो 5 3 8, 8 में इनमें से क्या जोड़ोगे। अब 5 तो हो चुका है, अगर मान लो 10 जोड़ते हो तो 10 जोड़ोगे, भाई मान लो भाई यहाँ 10 जोड़ते हो तो 10 5 15 3 18, 18 तो है ही नहीं, मतलब इनमें से छोटा नंबर जोड़ना पड़ेगा। अब 5 ले ही चुके हो तो फिर आप 4 ले लो, तो 5 3 8 4 12, तो यहाँ 12 आ गया। अब देखो इस बार आप s की वैल्यू ये ले चुके हो 15, तो 12 आप नहीं लिए, तो 12 t की वैल्यू हो गई। समझ आया, ये t की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू आपने 4 ले ली, s की वैल्यू आपने 5 ले ली, और ये हो गया। और यहाँ से देखो q की वैल्यू कितनी हो गई, 15 होगी, एक और बचा, p बचा है, तो p की वैल्यू जो आपने नहीं ली 10, तो यही p की वैल्यू हो जाएगी। बताओ भाई, ये समझ पा रहे हो ना, ये वाली वैल्यू, t की वैल्यू 12 हो गई, r की वैल्यू 4 हो गई और s की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब आपसे जो पूछा आप निकाल सकते हो आसानी से। क्या पूछा है, p प्लस r माइनस टी, p की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस r की वैल्यू 4 है
4 और माइनस टी की वैल्यू 12 है, तो 14 माइनस 12 यानी 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। बताओ भाई, कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको समझ में ना आया हो या लगा हो कि ये चीज़ें नहीं समझ में आती, तो बताओ। मैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। मैं आपको कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हो, सीरीज़ को थोड़ी सी आप मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपका सी सेट रुकेगा नहीं। इसमें आप मोर देन 100 मार्क्स जरूर लाओगे और मेरा यही टारगेट होता है। सी सेट पढ़ाने का मेरा यही टारगेट है कि आप 100 मार्क्स से ज़्यादा लाओ, केवल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स को लेके। और आपको पता है कि रीजनिंग कम ही रहती है, मैथ्स ज़्यादा रहती है। ठीक है भाई, तो आप ये फॉलो करो सीरीज़ को, आप प्रैक्टिस करो। और अगर कहीं आपको डाउट आता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पर्टिकुलर वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। मेरा टारगेट होता है कि केवल क्वेश्चन को नहीं बताऊँ, मैं क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़ी हुई थीम बेस्ड जितनी चीज़ें कवर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करवाता हूँ। और जो चीज़ें उस पर रिक्वायर्ड रहती कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके वीडियो अवेलेबल है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको जाके देखो। ठीक है भाई, आपसे मैं केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सपोर्ट करो। कैसे? सब्सक्राइब करो चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो, ठीक है, लाइक करो, शेयर कर दो ना यार, अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर करो, अभी कर दो। ठीक है, और उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट्स में जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आप वीडियो को देख रहे हो, आपको वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे पता चलेगा कि यार मेरी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। ठीक है, आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई से भी एग्जाम, अगर मान लो कि कैट हो गया, एसएससी हो गया, इसके अलावा सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और भी सी सेट जैसे और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो इन सबको टारगेट करो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब अगला मैं 2022 का सी सेट करवाऊंगा। ठीक है भाई, 2023 2024 के हो चुके हैं। चलो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।